हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मेदारियों के अंतर्गत भी आता है और वो कार्य है वृद्धि निगरानी करना। तो बच्चों के जो वृद्धि के ऊपर हम निगरानी कर रहे हैं उसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो तैयार किया और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि निगरानी एक्चुअल में है एक प्रकार का एक चार्ट होता है। इस चार्ट के बारे में भी देखेंगे, कब आया, कैसे आया, इसके ऐतिहासिक पक्ष भी देखेंगे, भारत में इसके पहले क्या क्या सुविधाएं थी ये भी देखेंगे, अब कैसे हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है। तो भाई जीवित शरीरों में या सजीवों में समय के साथ आकार में और वजन में जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है, नियमित बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, वृद्धि कह देते हैं, है ना। कैसे हो रहा है, किसमें किसमें हो रहा है, आकार में और वजन में। किसे कैसी बढ़ोतरी हो रही है, नियमित बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। अब देखिए वृद्धि की बात करें तो वृद्धि तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो चुका होता है और इसकी पुष्टि कैसे होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 से 3.5 किलो होना चाहिए। जैसे ही ये हो तो समझ में आ जाता है कि माँ के गर्भ में जो है वृद्धि सही तरीके से हुई है। अब हम लोग आगे की है ना जो वृद्धि की निगरानी जो है इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर दे दी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दिए हैं। माता पिता के ऊपर तो है ही, साथ ही साथ उसका जो रिकॉर्ड करने का काम है, रिकॉर्ड रखने का काम है, ये कौन करेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी। तो देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जो पढ़ना है अलग से, है ना, वो जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ते जाएंगे वो जिम्मेदारी अपने आप बनते भी चली जाएंगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए बात उठ रही है बच्चे के जन्म के बाद की। तो बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि निगरानी, अब देखिए हमने वृद्धि समझ लिया, वृद्धि क्या है, वजन और आकार में नियमित बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि निगरानी क्या है, तो भाई निगरानी शब्द में आप देख सकते हैं, निगरानी का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना और उसको किसी पुराने या नए डेटा के साथ उसको तुलना करना, यानी कि विश्लेषण करना। अब विश्लेषण कैसे करेंगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग नए तरीके से क्या करेंगे, मापन करेंगे। और ये मापन कैसा होना चाहिए, नियमित अंतराल में होना चाहिए, चाहे वो है ना प्रतिदिन हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो। इस तरह से नियमित अंतराल में एक बार हमको मापन करना है और मापन करके पिछले मापन की तुलना में विश्लेषण करके बताना है कि वृद्धि हुई है या घटोतरी हुई है। तो ये होता है वृद्धि पर निगरानी रखना। ठीक, अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है बच्चों की। तो बच्चों को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला, बच्चा जब जन्म लेता है उससे 3 वर्ष तक के हमें प्रति माह उनका निगरानी रखना है। अब निगरानी कैसे रखना है मैं आप लोगों को आगे के टेबल में बताऊं, है ना, कैसे रखना है, क्यों रखना है और कितने कितने दिनों में रखना है, कब कब इसका वजन त्योहार मनाना है, कैसे, ये सारी चीजें अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को, इनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला तो ये कि अति कुपोषित बच्चे, अत्यंत कुपोषित बच्चे, कैसे उसको अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में रखेंगे, जो शुरू में हमने चार्ट देखा है उसके बारे में भी डिटेल करेंगे। दूसरे हो सकते हैं हमारे मध्यम या गंभीर खतरे, मतलब गंभीर खतरे की सीमा वाले बच्चे, और तीसरा होता है सामान्य बच्चे। तो इस तरह से हमने 3 से 5 वर्ष के बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट लिया। अब इनकी निगरानी कब कब की जाए, तो जो अत्यंत कुपोषित बच्चे हैं और गंभीर खतरे की सीमा वाले बच्चे हैं इनकी निगरानी प्रति माह रखनी पड़ती है। ठीक, दूसरा जो सामान्य बच्चे हैं इनको प्रति माह निगरानी पे रख लीजिए, या तो 3 माह में एक बार उन पर वृद्धि निगरानी रख लीजिए। ठीक, तो ये आपका बच्चों को हमने आयु के अनुसार बांट लिया है और आयु के अनुसार बांटने के बाद उनका हम लोगों ने वृद्धि चार्ट से विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद उनको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है और कब कब उनकी, इससे क्या होता है कि डेटा छट जाता है, आंकड़े छट जाते हैं और बच्चों के ऊपर विशेष ही, जिन बच्चों को विशेष तौर पर उनकी जो निरीक्षण की निगरानी की आवश्यकता है वो चिन्हांकित किए जाते हैं। तो भाई पहले हम क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने का ये तरीका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस वृद्धि निगरानी का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो यदि हम बात करें तो जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 52% है ना बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं, है ना, 52 के आगे प्रतिशत है भाई, याद रखिएगा। जो बच्चों की जनसंख्या है उसमें से 52% जो है लगभग, है ना, कुपोषण से ग्रसित है। अब इस 52% में से भी लगभग 14% तो गंभीर कुपोषित है। अब ऐसी विकट समस्या में हम आने वाले समय में स्वस्थ पीढ़ी की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं।
और ऐसे में वृद्धि निगरानी का पहला उद्देश्य तो होता है ना, पहचान करना कुपोषित बच्चों की। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के कुपोषित होने की पहचान की जाएगी और पहचान होने के बाद उस समस्या का निदान किया जाएगा। ये है वृद्धि निगरानी का एक्चुअल उद्देश्य। चलिए ठीक है, इसके बावजूद भी मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है पहचान करना। किनकी पहचान करना भाई? कम वजन वाले बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करना है। दूसरा है सुधार करना। किसमें सुधार करना? जो कम वजन वाले बच्चे हैं या गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको सामान्य वर्ग में लाना है। ठीक। तीसरा जो आपका है जागरूकता फैलाना है। कैसी जागरूकता? भाई कुपोषण तो फैल रहा है, ये तो जागरूकता है ही, लेकिन कुपोषण के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ये जानकारी फैलाना। ठीक। किसमें? जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी है ना, लोगों। ये तो ही बात। अब इस वृद्धि निगरानी के इन उद्देश्यों का क्या क्या लाभ होगा इसके, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। पहला तो कमी होगी। किसमें होगी? कुपोषण में कमी होगी। ठीक। रोकथाम होगी। किसमें? बीमारियों में रोकथाम होगी। जब बच्चा कुपोषित नहीं होगा, स्वस्थ होगा, तो बीमारियां नहीं होंगी। ठीक। इसके अलावा सहायता मिलेगी। किसमें? जो हमारा कुपोषण है ना, उसके निगरानी के लिए रणनीति बनाने, कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। तो ये है वृद्धि निगरानी के उद्देश्य और उन उद्देश्यों से जुड़े हुए लाभ। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं बच्चों में वृद्धि का आकलन कैसे किया जाएगा। तो इसके कई तरीके हैं। इसके लिए कोई विशेष मशीन की आवश्यकता नहीं है। पहला तो हम बच्चों के बांह को नाप कर बता सकते हैं, है ना। आयु के अनुसार उसका बांह का जो नाप है ये बढ़ते चले जाना चाहिए, मोटाई बढ़ते चला जाना चाहिए। पहला ये तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, आयु के साथ उनका ऊंचाई बढ़ाना चाहिए, तब उसको नाप लेंगे। तीसरा, आयु के साथ वजन बढ़ना चाहिए, उसको नाप लेंगे। चौथा, आपका सिर की गोलाई नाप लेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो ये सामान्य बच्चे में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे सामान्य जो ये मशीन तो हमारे पास जरूरत नहीं है, टेप के माध्यम से कर लेंगे। वजन नापने के लिए कांटा मिलता ही है, इसके माध्यम से कर लेंगे। ठीक। तो इन सभी को उपयोग करने के भी नियमावली है। जो परिसीमित खुली भर्ती के अंतर्गत परीक्षा दे रहे हैं, उसके उपयोग की क्या क्या सावधानियां हैं बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि सावधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। वो मैं डील नहीं करूंगा, लेकिन जो खुली सीधी भर्ती के तहत परीक्षा देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी सारे काम आएंगे। तो वृद्धि जो है, आयु के अनुसार क्या क्या चीज़ में वृद्धि नाप कर हम लोग पता कर सकते हैं कि वृद्धि हो रही है कि नहीं। बांह की मोटाई, ऊंचाई, वजन और सिर की गोलाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके अलावा और क्या एक साधन होगा जैसे हम लोग बच्चों की वृद्धि पर निगरानी रख सकते हैं। तो वो है बॉडी मास इंडेक्स, BMI, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, BMI का बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। बच्चों के वजन को बच्चों की ऊंचाई से अगर भाग दे देंगे, है ना, तो BMI निकल जाता है। तो वजन होना चाहिए किसमें? किलोग्राम में, और ऊंचाई मीटर। ठीक। इससे हमारा BMI आ जाता है। अब BMI के अलग अलग मान के अलग अलग हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक। कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चलिए जरा समझते हैं। यदि BMI का मान 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि बच्चा कुपोषित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए, BMI के मान और उसके निष्कर्षों को सुमेलित कीजिए करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और वहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ याद होना चाहिए। यदि 18.5 से 25 के बीच में है तो बच्चे को सामान्य मान लिया जाता है। ठीक है, सामान्य वजन के, सामान्य बच्चे वृद्धि रखने वाले बच्चे हैं। यदि 25 से 30 के अंतर्गत BMI आ जाता है तो सामान्य से अधिक की कैटेगरी में, मतलब अब मोटापा आना शुरू होते जा रहा है। और 30 से ऊपर अगर चला जाएगा तो उसको हम लोग अत्यधिक वजन वाले बच्चे या मोटे बच्चों के अंतर्गत लाते हैं। तो ये रहा BMI का मान निकालना, और उसके अनुसार हम लोग उसके निष्कर्ष भी देख लेते हैं। अब देखिए, BMI का मान निकालने के लिए, है ना, हम लोगों ने जो आज के डेट में जो अपना तरीका अपनाया है, जो चार्ट बनाया है, वो ऐसे ही नहीं आया था। उसको आने में, है ना, जो वृद्धि निगरानी के अलग अलग चरण के निर्माण जो हुए हैं, वो आने का एक ऐतिहासिक पक्ष है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में बाल विकास का मानक बनाने के लिए 2 संस्थाएं काम करती थी। एक तो, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम लोग NRHM के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो है कार्य करता है ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवा। तो ये दोनों संस्थाएं बच्चों के विकास को गणना करने के लिए 2 अलग अलग स्टैंडर्ड आपका ग्राफ रखते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, जब एक ही काम के लिए 2 चीजें होंगी, 2 से अधिक चीजें होंगी, मतलब सीधी सी बात, 1 से अधिक चीजें होंगी,
तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों में है ना दुविधा आती है, क्लैश आता है। तो ऐसे में हमको एक ही ऐसा स्टैंडर्ड, एक ही ऐसा मानक लेके चलना है जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में काम है। तो इसके लिए ठीक है WHO ने काम करना शुरू किया और WHO ने बाल विकास मानक 2006 में प्रस्तुत किया। अब ये मानक उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया इसको समझिएगा। उन्होंने अनुकूलतम स्वास्थ्य, अनुकूलतम वातावरण, अनुकूलतम पोषण के आधार पर ठीक है विश्व के 5 महाद्वीपों के 6 देशों में, विश्व के 5 महाद्वीपों के 6 देशों में क्या किया, सर्वे किया। बता देता हूँ कौन कौन से महाद्वीप थे आपका। पहला तो आपका उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य है ना देश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका देश। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहां पर ब्राजील, अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर घाना, यूरोप में बात करें तो नॉर्वे, और एशियाई देशों में है ना, एशिया जो महाद्वीप है उस पे आपके 2 हैं, पहला है ओमान और है ना एक आपका भारत। इस प्रकार से 6 देशों के अंतर्गत सर्वे किया गया और सर्वे करके बाल विकास मानक जो है 2006 है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 2006 जो है WHO ने दिया। और WHO के इस है ना पूरे सर्वे के बाद जो हमें एक है ना चार्ट बनाया गया, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग चार्ट बनाया गया। इस तरह से चार्ट ये जो बना है ये पूरे भाई WHO के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ना। और इस चार्ट को अंततः भारत सरकार ने भी माना और इस तरह से ICDS और NRHM के जो चार्ट थे उनको हमने छोड़ा और इसको अपना करके स्टैंडर्ड, क्योंकि विश्व स्तर पर माना जा रहा है, इसको अपनाकर हम लोगों ने है ना आगे की निगरानी का कार्य संपन्न किया। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है इस टेबल का। चलिए भैया रहा आपका टेबल, इसमें आप लोग, मैं यहाँ पर केवल लड़के का जो है एक चार्ट ले लिया हूँ, लड़कियों का अलग रहता है, वो पिंक कलर का है, जैसे उसमें ब्लू कलर का बैकग्राउंड है उसमें पिंक कलर का रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 रंग की पट्टी दिख रही है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। तो यहाँ पर इसके कुछ रिजल्ट होते हैं। यदि बच्चे ग्रीन पट्टी के अंतर्गत, यानी कि बच्चे का हम लोग देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया, देखो है ना 5 वर्ष तक के बच्चों का पूरा इसमें लाइन अलग अलग कॉलम बना हुआ है ना। आप लोग देखिएगा माउस पॉइंटर की ओर देखिएगा, ये देखिए ये 5वां वर्ष, 4था वर्ष, 3रा वर्ष, 2रा वर्ष, पहला वर्ष, और प्रत्येक वर्ष को हम लोगों ने 12 महीने में डिवाइड किया है। तो मान लीजिए कि हम 3रे वर्ष वाले कंडिका में आते हैं और पहले महीने में, 3रे वर्ष के पहले महीने में बच्चे का वजन कर रहे हैं, तो वजन जितना भी आएगा तो ये वाला लाइन जो है वजन दिखा रहा है, तो वजन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे और टिक करेंगे, अगले महीने में फिर टिक करेंगे है ना, अगले महीने में, तो हर महीने का वजन के साथ टिक करते जाएंगे और उसको पूरा बिंदुओं को मिला करके एक ग्राफ तैयार करेंगे और उस ग्राफ को हम लोग निगरानी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिससे वृद्धि निगरानी के तहत पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है, सामान्य है, कमजोर है या मोटापे की ओर जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है, अब इसमें मान लीजिए ग्राफ अगर ये है ना हरी रेखा है, हरी रेखा से ऊपर चला जाता है ना, हरी रेखा तक चला आता है, हरी रेखा के अंतर्गत सामान्य कहलाएगा। ठीक है, हरी पट्टी के अंतर्गत आएंगे तो कैसे वर्ग के बच्चे कहलाएंगे, सामान्य बच्चे। पीली पट्टी के अंतर्गत आएंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं मध्यम कुपोषित है ना वर्ग के बच्चे। और यदि ऑरेंज पट्टी के अंतर्गत आ गया मतलब समझ लीजिए गंभीर वर्ग के कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आ गए। तो ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है बच्चों के है ना पोषण का स्तर, उनके कुपोषण का स्तर जान पाते हैं। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे WHO के द्वारा बाल विकास मानक 2006, ये ऐतिहासिक पक्षों के अंतर्गत चर्चा चल रही। देखिए अब तैयार हो गए हमारे स्टैंडर्ड। अब इसके आधार पर निगरानी के नए आयाम रखे गए और भारत सरकार ने सन 2009-10 में इसको स्वीकार किया और वृद्धि निगरानी को 5 चरणों में बांट दिए, यानी कि जो वृद्धि निगरानी का कार्य है वो 5 चरणों में होगा। तो इन्हीं चरणों के ऊपर हम बात करेंगे। तो कितने चरण हैं, 5 चरण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण। तो प्रथम चरण की बात करें तो सबसे पहले बच्चों की सही आयु का निर्धारण करना है। गांव में अक्सर क्या होता है, अब तो बहुत सारे जागरूक हो गए हैं, आंगनबाड़ी खुल गए हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ही पूरे रिकॉर्ड रख लेती है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चे जन्म ले लिए लेकिन उनके घर वालों को लगभग पता ही नहीं रहता था कि बच्चे के जन्म का तिथि क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आसपास घट रही घटनाओं के माध्यम से बच्चे की आयु का पता लगाते थे कि भाई हाँ उस समय होली त्योहार था, या ये बोल देते हैं कि बाढ़ आया था, उस दिन बारिश बहुत हुआ था, या फला घर के यहाँ बच्चा जन्म लिया था,
या ये बोल सकते हैं फला व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उस दिन पैदा हुआ था, है ना, गाय जन्म लिया, ये इस तरह से अलग अलग घटनाओं के साथ बच्चों के जन्म को जोड़कर वो रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन पहला हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यही कार्य है कि बच्चे की सही आयु का निर्धारण करना है। इसके लिए तो डायरेक्ट पहले माता पिता से पूछेंगे, यदि माता पिता सही डेटा नहीं बता पा रहे हैं तो उनके बुजुर्गों से पूछा जाएगा, फिर कोतवाल से भी पूछा जाएगा कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है ना। तो इस तरह से आसपास के लोगों से पूछताछ करके बच्चों का एग्जैक्ट आयु का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृद्धि निगरानी चार्ट में एग्जैक्ट आयु को अगर हम लोग ध्यान में न रखते हुए अगर हम लोग डेटा निकालेंगे तो कभी कभी वो रेखाओं पट्टियों से ऊपर का मान आना शुरू हो जाता है और हम बच्चे को स्वस्थ होने पर भी कुपोषित घोषित कर देंगे। तो ये थोड़ा नजर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे की सही आयु का निर्धारित करना प्रथम चरण है। द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो बच्चों का वजन करना और वजन करने के बाद, है ना, सही वजन का निर्धारण करना। और इसके लिए क्या किया जाता है, वजन के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस कांटे के इस्तेमाल में भी काफी सारी सावधानियां हैं, ये आप लोग जिस किताब से भी पढ़ रहे होंगे वहां से देख लीजिएगा, ठीक। खासकर जो परिसीमित सीधी भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो। अब तीसरा चरण की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे चरण में क्या होता है, ये जो वजन निकला आयु अनुसार उसको चार्ट में भरना, है ना, सही तरीके से चार्ट में दर्शाना। तो आप देख रहे हो ये चार्ट अभी हमने देखा है, जिसको हम लोगों ने 5 वर्ष की आयु के अनुसार अलग अलग बांट लिया और प्रत्येक आयु वर्ष में 12 माह है ना। आप वजन, वो लास्ट वाला लाइन जिसमें वजन दिखाई दे रहा है उसके अनुसार चिन्हांकित करेंगे और चिन्हांकित करके, है ना, ग्राफ बनाते चलेंगे हर महीने। ये ग्राफ एक महीने के उसमें नहीं होता है। अब देखिए ये जो चिन्हांकन है ये किस प्रकार से होगा, ठीक। अब जैसे वजन आ गया है ना, बच्चे का वजन ले लिए हैं, अब चिन्हांकित किए हैं उस जगह को, तो वो बिंदु हमको याद रखना है, ठीक है भाई, उसको चिन्हांकित करके रखना ताकि अगले महीने के लिए वो पुराना बिंदु क्या करे, रिफरेंस का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप तो यहीं तक था। चौथा स्टेप क्या है, अब मान लीजिए तीसरा साल चल रहा है, तीसरे साल के पहले महीने में हमने वजन किया। अब होता क्या है कि इसके 2-3 तरीके हैं, हालांकि आप लोग समझ लीजिए, है ना, एग्जाम में ये नहीं आएगा लेकिन समझ लीजिए 2-3 तरीके। पहला तो ये है कि बच्चे के एग्जैक्ट जन्म का दिन, मान लीजिए कि बच्चा जो है आज का ही तारीख पे पैदा हुआ है, 18 तारीख को पैदा हुआ है, तो प्रति माह 18 तारीख को ही वजन करेंगे उसका। ये पहला सबसे स्टैंडर्ड तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कई बार क्या होता है, जनसंख्या बहुत होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, सप्ताह में किसी एक दिन को वो फिक्स कर लेते हैं, है ना, सप्ताह में, महीने में नहीं, सप्ताह में किसी एक दिन को। उस सप्ताह में एक दिन को क्या होता है कि उस सप्ताह में जन्म लिए, है ना, जैसे मान लीजिए 1 तारीख से 6 तारीख तक का प्रथम सप्ताह बन रहा है, तो उस 1 से 6 तारीख के तक के जन्म तिथि वाले बच्चे उस सप्ताह वाले में आएंगे वजन करवाने, है ना। उसके बाद संडे गैप हो गया है तो 8 तारीख जैसे गैप हो गया है तो 9 तारीख से फिर अगले सप्ताह में जितने भी बच्चों का जन्मदिन रहेगा वो फिर अगले सैटरडे या शुक्रवार को जाके करवाए। तो एक साप्ताहिक भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है बच्चे का जो जन्म तिथि है उसी तिथि को ही हर महीने वजन किया जाए, ठीक, और यहाँ पर बनाया जाए। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का चार्ट तैयार होता है और उनपे वृद्धि निगरानी हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चतुर्थ चरण होता है वो है चिन्हांकित बिंदुओं को विकास चक्र की दिशा में विश्लेषण करना, यानी कि सही डायरेक्शन में उनका वजन जा रहा है कि नहीं, पट्टी को छोड़ के ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है। पट्टी जैसे पीली पट्टी में तो पीली पट्टी में रहने देना, है ना, और नीली हरी पट्टी में तो हरी पट्टी में, तो मतलब देखो ऑरेंज पट्टी में है तो ऑरेंज से पीले में जा रहा है, ये अच्छी बात, पीले से हरे में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरे से पीले में, पीले से नारंगी में नहीं आना है, यानी कि बढ़ोतरी होना चाहिए, और हरे से पार भी नहीं करना है। हरे से पार गया मतलब मोटापे का वो कैटेगरी में आ गया। तो ये है आपका वृद्धि निगरानी के तहत। अब अंतिम चरण है वृद्धि के बारे में बच्चों की माताओं से चर्चा करना। यदि वो कुपोषित और गंभीर कुपोषण के अंतर्गत आ रहे हैं तो उनकी माताओं को बताना कि भाई बच्चे को इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, उनको इस तरह से खाना खिलाइए और रेडी टू ईट के तहत पोषण या आपका टेक होम राशन प्रोवाइड करवाइए। ये सारे सुविधाएं जो है वृद्धि निगरानी के माध्यम से, है ना, बच्चों की पहचान करके उनकी निदान की जाती है। तो ये रहा वृद्धि निगरानी टॉपिक, ये इतना ही है। आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उसका ब्रोशर मिलता है, उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम लोगों ने इस वीडियो में डील किया है यही बस आपके आ सकते हैं। बाकी आप समय, है ना, स्वयं समझ जाएंगे, इतना सारा पढ़ चुके होंगे कि क्या क्या और पूछा जा सकता है। बाकी इतने बड़े इंपॉर्टेंट। तो वृद्धि निगरानी टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।